नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, स्वास्थ्य चर्चा में आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो विषय है वो है ब्रेन हैमरेज, सुरक्षा एवं बचाव। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय में ब्रेन हैमरेज से जुड़ी कई मामले सामने आए हैं और हमने कई बार इस समस्या को देखा है। अपने आसपास रहने वालों में भी इस समस्या से जुड़े पेशेंट्स हमने देखे हैं। आज हम स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे कि आखिर ब्रेन हैमरेज होता क्या है, इसका इलाज किस तरह से किया जाता है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि एम्स ऋषिकेश में सर्जरी के साथ साथ किस तरह से नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ब्रेन हैमरेज की समस्या से जुड़े जो मरीज हैं उनका इलाज किया जा रहा है। और इस विषय पर आज बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हां, एम्स ऋषिकेश से हमारे साथ डॉक्टर उपस्थित है जिनका नाम है डॉक्टर संदीप बुढ़ाथोकी जी, जो इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट हैं। और आज उनसे जानेंगे ब्रेन हैमरेज से जुड़ी तमाम जानकारियां। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर संदीप बुढ़ाथोकी जी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जैसे कि हमने बताया कि आज का हमारा विषय है ब्रेन हैमरेज। सबसे पहले आम और आसान भाषा में हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर ब्रेन हैमरेज होता क्या है और क्यों पिछले कुछ सालों में डॉक्टर साहब ब्रेन हैमरेज से जुड़े कई मामले हम सुनते हैं, देखने को मिलते हैं। ब्रेन हैमरेज जो है वो ब्रेन में एक नसें होती है, तो जो नस है वो फट जाती है तो ब्रेन हैमरेज होता है। तो जैसे ये ब्रेन का एक मॉडल है, तो ब्रेन के ऊपर एक लेयर होती है, मेनिंजेस कहते हैं उसको, और उसके बाहर स्कल होता है। तो मोस्ट कॉमनली जो नस होती है वो फट जाती है और जो ब्लीडिंग होता है वो बिटवीन ब्रेन एंड मेनिंजेस के अंदर होता है, जिसको सबएरिकनॉइड हैमरेज कहते हैं। बिल्कुल। तो आपने बताया कि किस तरह से ब्रेन के अंदर जो नस होती है वो फट जाती है और कहीं ना कहीं खून का रिसाव होता है, जिसको ब्रेन हैमरेज कहा जाता है। डॉक्टर साहब, लक्षण की अगर डॉक्टर साहब हम बात करें तो कैसे हमें पता चलता है डॉक्टर साहब कि हमें ब्रेन हैमरेज हुआ है? जो पेशेंट होता है उसको खुद में क्या महसूस होता है जिस वक्त ब्रेन हैमरेज होता है? जब ब्रेन हैमरेज होता है मोस्ट कॉमनली पेशेंट को बहुत जोरों से सिर में दर्द होता है। इट्स अ वेरी सीवियर हेडेक एंड पेशेंट ऐसे बोलता है कि इट्स अ वर्स्ट हेडेक ऑफ हिज लाइफ। तो ऐसा हेडेक मरीज ने कभी पहले महसूस नहीं किया होता है। और आम भाषा में कहें तो वो ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कि मानो बिजली सिर में गिर गई हो। तो ये जो हेडेक है, ही कैन डिफ्रेंशिएट, पेशेंट कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस हेडेक एंड नॉर्मल हेडेक, जैसे मान लो टेंशन हेडेक या फिर हेडेक ऑफ माइग्रेन। सो ये जो हेडेक है मरीज ने पहले कभी महसूस नहीं किया होता है। तो बहुत सीवियर बहुत सीवियर हेडेक, तो दर्द बहुत तेज होता है। तो अगर मान लो अगर हम हेडेक को स्कोरिंग देते हैं मान लो 10, सो पेशेंट माइट से कि ये हेडेक 10 आउट ऑफ 10। ओके। इसके साथ साथ सर में दर्द के साथ साथ डॉक्टर साहब और किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं ब्रेन हैमरेज के समय? हेडेक के साथ पेशेंट को वोमिटिंग हो सकता है और आंखों के आगे अंधेरा छा सकता है और कभी कभी बेहोशी हो सकती है। बिल्कुल। आपने बताया कि किस तरह से लक्षण, जो तमाम आपने लक्षण बताए, जब किसी को ये लक्षण हो या महसूस हो तो फौरी तौर पर पेशेंट को क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? अगर इस तरह का हेडेक है, मान लो इस तरह का सीवियर हेडेक है जैसे कभी मरीज ने पहले कभी महसूस नहीं किया है, इतना ज़्यादा हेडेक है कि दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो द पेशेंट शुड, मरीज को जो है हॉस्पिटल में आना चाहिए एंड दे शुड इमीडिएटली गो टू द हॉस्पिटल। वहाँ पे उनका सीटी स्कैन होना चाहिए। सीटी स्कैन में ब्रेन हैमरेज पकड़ में आ जाती है। बिल्कुल। तो आपने बताया कि सबसे पहले अस्पताल जाना चाहिए और सीटी स्कैन कहीं ना कहीं जो डॉक्टर जो भी वहाँ पर मौजूद हो तो सीटी स्कैन पहले कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक्चुअल में जब नस फटती है या जब रिसाव होता है खून का, तो किस तरह से आप लोग उसको ट्रीट करते हैं? इस ब्रेन हैमरेज को हील करने का किस तरह का ट्रीटमेंट देखने को मिलता है? सबसे पहले तो ये पता चले कि ब्रेन हैमरेज हुआ है, क्योंकि हेडेक इज सो कॉमन एंड सो मेनी टाइम पेशेंट्स और पीपल हैव अ हेडेक। लोगों को सर में दर्द रहता है, अक्सर रहता है। माइग्रेन इज सो कॉमन, या फिर साइनोसाइटिस हो गया, या टेंशन की वजह से हेडेक है, और ऊपर से ये वाला हेडेक। सो ये वाला जो हेडेक है इट इज़ वेरी डिफरेंट। इस हेडेक में पेशेंट को इतने ज़ोरों से सर में दर्द होता है कि पेशेंट कैन से कि ये ऐसा हेडेक मुझे आज तक कभी नहीं हुआ।
तो अगर इस तरह का हेडेक है और उसके साथ मान लो अगर आपको बेहोशी आता है या आंखों के आगे अंधेरा छाता है या मान लो हाथ पैर में कमजोरी आती है, तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए एंड हॉस्पिटल में सीटी स्कैन करना चाहिए। एक बार सीटी स्कैन में ब्रेन हैमरेज पकड़ में आ गया तो अब हमको उसका कारण ढूंढना पड़ेगा कि ये ब्रेन हैमरेज क्यों हुआ। तो ये डेफिनेटली कोई ना कोई नस फटी है, तो उसका कारण ढूंढने के लिए हमको एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। तो जनरली जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके पास सीटी स्कैन या एमआरआई होता है, तो दे डू सीटी एंजियोग्राफी या एमआर एंजियोग्राफी और उसमें पता चल जाता है कारण। तो मोस्ट कॉमनली इट इज़ बिकॉज ऑफ एन्यूरिज्म। बिल्कुल, तो एन्यूरिज्म आपने बताया कि ज़्यादातर एन्यूरिज्म के कारण ही ब्रेन हैमरेज देखने को। ये एन्यूरिज्म क्या है डॉक्टर साहब, हम ये भी चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं। जो एन्यूरिज्म होता है ये जैसे हमारे जो ब्रेन में जो नसें हैं जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई देते हैं, जो खाना पहुंचाते हैं, तो उन नसों में किसी एक नस में एक गुब्बारे की तरह स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाता है गुब्बारे की तरह, और वो जो है उस नस का एक कमज़ोर हिस्सा है, तो वो कभी भी फट सकता है और मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टाइम दैट इज़ द कॉज ऑफ ब्रेन हैमरेज। बिल्कुल, तो जब एन्यूरिज्म डिटेक्ट हो जाता है या डायग्नोज हो जाता है तब इलाज का प्रोसीजर किस तरह से आगे बढ़ता है डॉक्टर साहब? अभी तक तो उसका जो इलाज है वो सर्जरी है, तो उसमें जो है ब्रेन को खोल के द न्यूरोसर्जन प्लेस अ क्लिप। तो जो एन्यूरिज्म जो एक राउंड सा स्वेलिंग है और जो एक जो धमनी है आर्टरी में एक एन्यूरिज्म है, तो जो न्यूरोसर्जन है वो उसमें एक क्लिप लगाते हैं, बट उसके लिए जो है वी हैव टू ओपन द हेड। तो अभी हमारे पास आधुनिक तकनीक है एम्स ऋषिकेश में, जिसमें हम जो है बिना सर्जरी से उस एन्यूरिज्म को ठीक करते हैं। आपने कहा कि अभी तक सर्जरी की जाती थी डॉक्टर साहब, और आपने ये भी कहा कि अब बिना सर्जरी के भी एन्यूरिज्म का ट्रीटमेंट उपलब्ध है। तो ये काफ़ी दिलचस्प लग रहा है सुनने में। तो क्या है ये प्रोसीजर और किस तरह से आप बिना सर्जरी करे, बिना स्कल को छेड़े, किस तरह से इलाज आप एन्यूरिज्म का करते हैं? ये टेक्निक जो है इसको हम एंडोवेस्कुलर टेक्निक कहते हैं, इसको एंडोवेस्कुलर कॉइलिंग टेक्निक के नाम से जानते हैं। इसमें सिमिलर टू एंडोस्कोप। तो इसमें जो है हम जो जांघ की नस होती है उसमें एक छोटा सा छेद करते हैं और फिर एक महीन तार और एक प्लास्टिक की ट्यूब डालते हैं और उसको हम एक्सरे मशीन के रास्ते, एक्सरे मशीन को देखते हुए वहाँ से हम सीधे ऊपर की तरफ जाते हैं और गले से दिमाग तक पहुँचते हैं। जो दिमाग की नस फट गई होती है उसको हम बंद करते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि जैसे एक प्लम्बर होता है, तो वो जो प्लम्बर है, मान लो कि कोई पाइप लीक कर गया, घर में जो वाटर की पाइप्स हैं वो लीक कर गया, तो जो प्लम्बर है उसको उस लीक को बंद करते हैं। उसी तरह से जो हमारी जो शरीर की जो नस है, स्पेशली जो ब्रेन की नस है, उसमें कहीं पे रिसाव है या कहीं पे वो लीक कर रहा है, तो हम नसों के रास्ते से जाते हैं और उसको बंद करते हैं। तो ये बहुत ही रीसेंट टेक्नोलॉजी है और अभी हमारे जो प्रोफेसर रविकांत है, डायरेक्टर सर हैं, उनके विज़न में हमने ये काम शुरू किया है, उनके मार्गदर्शन में। बिल्कुल, तो काफ़ी ये चमत्कारी एक मिराकुलस टेक्निक हमें सुनने में नज़र आ रही है, जहाँ बिना स्कल को छेड़े, बिना हेड सर्जरी किए आप लोग इस चीज़ का ऑपरेशन करते हैं। तो डॉक्टर साहब, इस टेक्निक के बारे में हम चाहते हैं और आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह का, कितनी नवीनतम ये तकनीक है और कितना जटिल इस तरह का ट्रीटमेंट होता है जब पेशेंट आपके पास आता है। ये बहुत ही I must say that this is most recent advancement of medical science। मतलब ये एक इसको हम चमत्कार ही कह सकते हैं, क्योंकि आप जो है ब्रेन को बिना छुए आप उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम, उसको आप फिक्स कर पा रहे हैं। और इसमें जो है जो तारें यूज़ होती हैं वो बहुत महीन होती हैं, और जो एन्यूरिज्म को हम बंद करते हैं अंदर से, उसमें एक कॉइल्स यूज़ होते हैं, स्प्रिंग की तरह होता है वो, और वो प्लैटिनम का बना होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो उसके अंदर बैठ जाता है, तो उसमें फिर ब्लड नहीं जाता है, तो फिर वो रप्चर नहीं होता फ्यूचर में।
इसके अलावा हम स्टेंट भी यूज़ करते हैं, जैसे हार्ट में स्टेंट यूज़ होता है वैसे ही ब्रेन के लिए एक स्पेशल स्टेंट होता है। वो स्टेंट को भी हम कभी कभी एनुरिज्म में प्लेस करते हैं। एनुरिज्म के जो बॉर्डर्स होते हैं, जो आर्टरी होती है जिसमें वो एनुरिज्म होता है, उसमें वो स्टेंट हम डालते हैं। और एक रिसेंट एडवांसमेंट में एक नया स्टेंट आया है जिसको हम फ्लो डाइवर्टर कहते हैं। वो फ्लो डाइवर्टर इज़ अ काइंड ऑफ अ स्टेंट। उसमें जो होता है वो मैश इतनी महीन होता है कि जब हम वो एनुरिज्म के अक्रॉस उस स्टेंट को डालते हैं तो वो एनुरिज्म में ब्लड नहीं जाता है जी। तो ऑल दिस टेक्नोलॉजी इज़ वेरी यूजफुल एंड इट इज़ देयर टू मेक श्योर कि पेशेंट जो है वो उसका इलाज अच्छे से हो और उसको हम ठीक करके घर भेजें, और हम सर्जरी को कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरह से आप लोग एक वायर के थ्रू इसका इलाज करते हैं, जिस तरह से हम समझते हैं। क्या दोबारा भी इन फ्यूचर वहाँ पर जहाँ पर आप ट्रीटमेंट करते हैं दोबारा भी क्या रप्चर होने के चांसेस होते हैं, या वो पोर्शन कम से कम फुल प्रूफ हो जाता है? अगर इलाज अच्छे से किया गया हो और उस एनुरिज्म को टाइटली पैक किया हो तो जनरली दोबारा नहीं होता है, बट मे बी 10-15% टाइम समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल कि वो दोबारा से हो जाए। तो उस केस में हमको फॉलो अप करना पड़ता है। तो हम पेशेंट्स को जनरली 1 साल बाद बुलाते हैं और एंजियोग्राफी करते हैं, और उसके बाद 5 साल बाद। तो वी कीप द पेशेंट ऑन फॉलो अप, बट जनरली अगर वो अच्छे से ट्रीटमेंट हो गया है तो दोबारा नहीं होता है। जी। डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है कि एक एनुरिज्म के अलावा मस्तिष्क में कई और एनुरिज्म भी हो सकते हैं हैमरेज के समय, या जब हैमरेज होता है तो एक ही की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है? ज़्यादातर एक ही एनुरिज्म होता है, करीब 70-80% टाइम इट्स ओनली वन एनुरिज्म, बट मे बी 10-15% केसेस में 2 या उससे ज़्यादा एनुरिज्म हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि ये इतनी नवीनतम तकनीक है, जब पेशेंट एम्स ऋषिकेश आता है तो किस तरह से आप लोग उसको ट्रीट करते हैं, वहाँ पर किस तरह से उसको जानकारी देते हैं, और किस तरह आपकी पूरा डिपार्टमेंट है वो उसकी मदद करता है इस तकनीक से जुड़ी उसको बातें बताने के लिए और उसका उपचार संबंधी जानकारी देने के लिए? जब पेशेंट एम्स में आता है तो वी हैव अ टीम ऑफ डॉक्टर्स। सो उस पेशेंट को पूरा टीम ऑफ डॉक्टर अटेंड करते हैं। वी हैव एमरजेंसी डॉक्टर, we have neurologist, neurosurgeon and intervention neuroradiologist. So जब patient एक बार emergency में आता है तो we all doctor, team of doctor attend the patient, और उसके बाद हम उसका CT scan करते हैं, so MR करते हैं, and we decide if it is a brain hemorrhage case, we do DSA, we do digital subtraction angiography, we do angiography, and एक बार angiography होती है और उस बीमारी पकड़ में आ जाती है, then we discuss with the patient, with the family and among us कि patient के लिए कौन सा treatment better है, is it surgery or endovascular, and we prefer endovascular, and अगर endovascular possible है, feasible है, then we give that option to the patient. बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो किस उम्र के लोगों में ज़्यादातर ब्रेन हैमरेज के मामले देखने को मिलते हैं? क्या ये यंग लोगों में भी, क्योंकि अब धीरे धीरे देखने को मिल रहे हैं, कई बार सुनने को मिलता है, लेकिन अगर आमतौर पर देखा जाए तो ये बीमारी किन लोगों में देखने को मिलती है, खासतौर पर उम्र के किस पड़ाव में अगर कहें तो? मोस्ट कॉमनली ये जो एनुरिज्म है ये 4th and 5th डिकेड में, मतलब 40 और 50 साल की एज पे पाया जाता है, या वैसे मरीज दिखते हैं हमको। बट मैंने उत्तराखंड में देखा है कि जो पेशेंट्स हैं दे आर यंगर, वो करीब 30 to 40 इयर्स के एज में है, एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग कि ये जो एनुरिज्म है ये यंग लोगों में भी पाया गया है। जी। तो डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं वजह क्या होती है? क्या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड होता है? एनुरिज्म की बात करें, हैमरेज की बात करें, तो क्यों ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन ब्रेन में ये मामले अब बढ़ते जा रहे हैं? इसकी मुख्य वजह आप क्या देखते हैं? देखिए, इन जनरल 2% ऑफ द पॉपुलेशन हैव दिस एनुरिज्म, मतलब 2% लोगों में ये एनुरिज्म की समस्या पाई जा सकती है इन जनरल। सो 2% मीन्स अगर हम एक बड़े हॉल में अगर 100 लोग हैं तो करीब 2 लोगों को वो एनुरिज्म हो सकता है। दैट डज नॉट मीन दैट इट विल रप्चर, बट ये पाया जा सकता है। दूसरा ये है कि
अगर आप बहुत सिगरेट पीते हैं या आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अनकंट्रोल्ड है, या आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, तो आप में ये समस्या, ये एन्यूरिज्म पाया जा सकता है। ज़्यादा रिस्क है आपको ये एन्यूरिज्म अगर आपके पास है, तो ये रप्चर होने के ज़्यादा रिस्क है। सो स्मोकिंग एंड हाई ब्लड प्रेशर इज़ वेरी हाई रिस्क फैक्टर। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि 2% लोगों में एन्यूरिज्म पाया जाता है, तो क्या सभी को फिर इलाज के लिए सर्जरी या जो आपने ट्रीटमेंट बताया उसकी ज़रूरत पड़ती है, या फिर ये एक नॉर्मल लाइफ भी हम इसके साथ बिता सकते हैं? क्या ये रिस्की हमेशा होता है, या इसका भी कोई मेजरमेंट होता है डॉक्टर साहब कि इस मेजरमेंट तक आने पर ही ये ज़्यादा रिस्क पे होता है? देखिए, अधिकतर लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि उनके ब्रेन में एन्यूरिज्म है। तो जैसे 2% लोगों को एन्यूरिज्म है, तो उनको नहीं पता होता है कि उनके ब्रेन में एन्यूरिज्म है। बट बाई चांस अगर उन्होंने MRI कराया फॉर सम अदर रीज़न, जैसे मान लो उनको हल्का सा हेडेक है, या दे गॉट MRI डन अनरिलेटेड टू एनी अदर रीज़न, तो उस केस में मान लो अगर ये एन्यूरिज्म पता चलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको इलाज करना है, बट वी कैन फॉलो, हम उस एन्यूरिज्म को फॉलो कर सकते हैं बाय MRI। अगर वो एन्यूरिज्म 7 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर से बड़ा है, तो देन वी प्रपोज द ट्रीटमेंट कि वो फ्यूचर में वो रप्चर ना करे, तो हम उनको प्रपोज करते हैं। बट इट टेक्स टाइम बिकॉज वी नीड टू डिस्कस। हमको वो इलाज का अपना रिस्क भी होता है, और वो एन्यूरिज्म रप्चर नहीं है तो हमको डिस्कस करना पड़ता है पेशेंट से, फैमिली से। बट इन जनरल व्हेन इट इज़ जब वो 7 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो हम प्रपोज करते हैं ट्रीटमेंट। तब कहीं ना कहीं रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हम सुनते हैं कि कहीं ना कहीं जब सर्दियों का मौसम आता है तो हैमरेज के मामले बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सही है? और क्या प्रिकॉशंस सर्दियों में खास तौर पर अगर इस तरह की परेशानी है तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? ये तो सच है कि हम भी देखते हैं कि सर्दियों के टाइम पे ब्रेन हैमरेज के केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बट इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं पता है, एंड आई थिंक वी कांट प्रिवेंट इट। बिल्कुल। तो अगर ब्रेन हैमरेज, बट ये सच है कि सर्दियों के टाइम पे केसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। उत्तराखंड की अगर बात करें डॉक्टर साहब, तो यहाँ पर किस तरह की स्थिति आपको नज़र आती है? ब्रेन से जुड़े मामले और ख़ासतौर पर ब्रेन हैमरेज से जुड़े जो मामले होते हैं, तो यहाँ किस तरह की स्थिति नज़र आती है? हमने देखा है कि ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम, स्पेशली ब्रेन हैमरेज, बहुत प्रिवेलेंट है। उत्तराखंड में बहुत कॉमन है। अभी एम्स ऋषिकेश में हम ऑलमोस्ट 2 से 3 मरीज पर हर हफ्ते देखते हैं, 2 से 3 पेशेंट ब्रेन हैमरेज के। और उत्तराखंड के साथ कुछ पिक्युलरिटी है कि यहाँ पे बिकॉज देयर आर 80% ऑफ द उत्तराखंड देयर इज़ माउंटेन्स, सो जो पेशेंट है वो बहुत दूर रहते हैं, उनको एक गुड हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है। तो अगर उनको मान लो इस तरह का कोई सीवियर हेडेक हुआ, तो मे बी दे इग्नोर और दे कुड नॉट, वो सही समय पे या सही जगह पे नहीं पहुंच पाए, तो उनका जो डायग्नोसिस है, जो एन्यूरिज्म का डायग्नोसिस है, वो डिले हो जाता है। तो एक तो ये पिक्युलरिटी है कि यहाँ पे हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी टू द रिमोट एरियाज इज़ लेस। हालांकि जो लिटरेसी रेट यहाँ पे, मतलब 70-80% ऑफ द उत्तराखंड पीपल आर लिटरेट, लिटरेसी रेट इज़ वेरी हाई, बट जो पॉपुलेशन पहाड़ों में है वहाँ पे इसका अवेयरनेस कम है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से हमको वहाँ तक पहुँचना है, अवेयरनेस बढ़ानी है, एंड हम चाहते हैं कि हर एक पेशेंट, हर एक मरीज या हर एक नागरिक जिनको भी ये इस तरह का हेडेक है, उनको बिना डिले किए उनको बड़े अस्पताल में पहुंचना चाहिए, जहाँ पे कम से कम CT स्कैन की फैसिलिटी हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब सर में तेज दर्द होता है तो कई लोग इग्नोर कर देते हैं, दवा ले लेते हैं सर दर्द की, लेकिन ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि इसके पीछे स्थिति और भी हो सकती है, गंभीर भी हो सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल।
डॉक्टर साहब, ब्रेन हैमरेज से लगातार हम आपसे सवाल कर रहे हैं। एक आम सवाल जो हमारे मन में आता है कि जब ब्रेन हैमरेज हो या ये सर दर्द हो तो कितना जल्द हमें डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए, कितनी जल्दी पहुंचने पर बेहतर इलाज की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाती हैं? देखिए, अगर मान लो पेशेंट को मोस्ट कॉमनली जो है इट्स अ हेडेक। जो ब्रेन हैमरेज होता है जनरली वो हेडेक कॉज करता है। बट अगर ये जो सर में दर्द है दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा है तो आपको तुरंत पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर ये एन्यूरिज्म है और इसकी वजह से आपको सर में दर्द है तो ये एन्यूरिज्म दोबारा भी रप्चर कर सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इलाज की अगर बात करें तो ये पूरा इलाज कितना एक्सपेंसिव पड़ता है, और एम्स ऋषिकेश में खास तौर पर जो पेशेंट्स आते हैं और आर्थिक रूप से इतने सशक्त नहीं होते तो उनके लिए किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे प्रदेश में आई थिंक मोर देन 80% पीपल हैव आयुष्मान, और ये जो एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट है ये आयुष्मान में कवर है। तो इसकी वजह से जो है मरीज को जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो नवीनतम तकनीक का फायदा भी वो आयुष्मान जो योजना है भारत सरकार की उसका लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। अवेयरनेस की बात हम करते हैं और आपने जानकारी भी दी कि किस तरह से उत्तराखंड में भी ये मामले ब्रेन हैमरेज के लगातार बढ़ रहे हैं। तो एम्स ऋषिकेश किस तरह से अवेयरनेस उत्तराखंड के कोने कोने में और आपका डिपार्टमेंट किस तरह से लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का काम कर रहा है? अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग कुछ कैंप करें, गांव में जाके दूर जगह में जाके कैंप करें, उन लोगों को बताएं ब्रेन हैमरेज के बारे में, एम्स में जो फैसिलिटी है उसके बारे में बताएं, और उनको बताएं कि कैसे हम जो स्ट्रोक है और ब्रेन हैमरेज है उसको अर्ली स्टेज में पिकअप करें। एंड वी आर ट्राइंग टू गेट सम हेल्पलाइन नंबर्स एंड बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एंडोवेस्कुलर तकनीक की लगातार आप जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद जब ट्रीटमेंट हो जाता है डॉक्टर साहब, पहले तो ये भी जानना चाहेंगे कि इस ट्रीटमेंट में कितना समय लगता है, और साथ ही साथ प्रिकॉशंस की अगर बात करें, सावधानियां इस ट्रीटमेंट के बाद किस तरह से मरीज को बरतनी होती हैं? एक बार ट्रीटमेंट हो गया तो नॉर्मली मे बी वंस वी डिस्चार्ज द पेशेंट, मतलब एक बार पेशेंट को हमने घर भेज दिया तो करीब 2 से 3 हफ्ता लग सकता है रिकवर करने में, और मे बी आफ्टर 2 to 3 weeks वी कैन आस्क द पेशेंट टू रिज्यूम द डेली एक्टिविटी। तो हम लोग एक बार मरीज को हमने घर भेज दिया तो मे बी 2-3 हफ्ते बाद मरीज अपना जो दिनचर्या का काम है वो कर सकते हैं और वो अपने जॉब को एज्यूम कर सकते हैं। और फिर हम उनको बुलाते हैं फॉलोअप में, एंड मे बी एट 1 year हम एक MR एंजियोग्राफी करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या इस ट्रीटमेंट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं या कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है कि मरीज़ को कुछ थोड़ी बहुत इस ट्रीटमेंट को कराने के बाद कुछ समस्याएं देखने को मिली हों? ट्रीटमेंट पर से का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट कभी कभी जो एक्सरे की जो एक्सपोजर होता है उससे कभी कभी टेम्प्रेरी हेयर लॉस हो सकता है, बट अदरवाइज तो ट्रीटमेंट इज़ वेरी गुड। ट्रीटमेंट का रिस्क है, जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो रिस्क है, क्योंकि ये ब्रेन इज सो सेंसिटिव, तो ब्रेन में आप उसके जो नसें हैं उसको आप ट्रीट कर रहे हो, तो ट्रीटमेंट पर से इज़ रिस्की, बट एक बार ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो गया तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इवन जब आप एरोप्लेन में जाते हैं और मेटल डिटेक्टर, इवन दैट कैन ऑल्सो, उसको भी नहीं पता चलता कि आपके ब्रेन में कुछ कॉइल्स पड़े हैं या स्टेंट पड़ा है। तो पेशेंट को नहीं पता चलता, वो इनर्ट है, मेटल इज इनर्ट, सो उसका कोई रिएक्शन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे, किस तरह से हम अपनी दिनचर्या रखें कि ब्रेन हैमरेज की जो समस्या है वो उत्पन्न ही ना हो, और अगर किसी को है भी समस्या तो क्या उनको फौरी तौर पर करना चाहिए? क्या सुझाव आप इस बारे में हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, जो ब्रेन हैमरेज है, ये बात तो कंफर्म है कि जो ब्रेन हैमरेज का जो रिस्क है वो स्मोकिंग से और अल्कोहल से एंड हाई ब्लड प्रेशर से है। तो अगर आप स्मोक करते हैं या आपको हाई ब्लड प्रेशर है या आप ड्रिंक करते हैं तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। और अगर आपको
यू शुड अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल। जैसे मान लो एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए, बिकॉज इट कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर एंड it will avoid all these risk factors, all these chances of bleeding, chances of aneurysms. तो डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एम्स ऋषिकेश एज अ होल किस तरह से इस समस्या के समाधान के लिए जो अन्य अस्पताल हैं उनके साथ समन्वय किस तरह से और किस तरह से राज्य सरकार के साथ मिलकर आप लोग पेशेंट्स का ख्याल रख रहे हैं? हमारे जो डायरेक्टर सर हैं प्रोफेसर रविकांत सर, उनके मार्गदर्शन में we are trying to connect all the district hospitals of Uttarakhand. So there are about 21 district hospitals. So हम उन district hospital को एम्स से जोड़ना चाहते हैं, हमारे ये proposal है। and हमारे पास already एयर लिफ्ट की सुविधा है। तो मान लो कि जो मरीज दुर्गम जगह पे है, बहुत दूर है, चमोली में है, टिहरी में है, कुमाऊं में है, तो वहाँ पे जो मरीज ब्रेन हैमरेज का केस है, वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पेशेंट है, तो उसको हम एयर लिफ्ट से एम्स में लाना चाहते हैं। और एम्स में जो मरीज को, बिकॉज सरकार आयुष्मान मरीज को दे रहा है, फिर हमारे पास हेलीपैड सर्विस है, तो वो जो मरीज जो दूर बैठा है गांव में, जिसके पास वो हेल्थ सेवा नहीं है, तो हम उस मरीज को हेलीकॉप्टर सेवा से एम्स में लाना चाहते हैं, उसको इलाज करना चाहते हैं। तो हमारा यही प्लान है आगे के लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और हम इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने ब्रेन हैमरेज से जुड़ी जो ये समस्या है, तमाम जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा और डॉक्टर संदीप ने जो जानकारी दी है ब्रेन हैमरेज की, और साथ ही साथ उन्होंने किस तरह से जानकारी दी है कि सर्जरी के बिना भी अब नवीनतम तकनीक के जरिए ब्रेन हैमरेज का इलाज संभव है एम्स ऋषिकेश में। उम्मीद यही है कि आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार।